वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर, जहाँ पे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं फॉर सीसैट 2022। एंड लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था ब्लड रिलेशंस के। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा पिछले जो कंसेप्ट्स हैं उसको रिवाइज करके कुछ और क्वेश्चंस करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। मैंने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े इजी रखे हैं ताकि बस एक रिकैप टाइप का हो जाए। तो रिकैप भी हम क्या क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो आप वो जो भी रिलेशंस है ना वो एकदम बाय हार्ट लर्न कर लो कि कौन किसका है, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है। ये अगर आपको याद हो गया तो फिर इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मीन्स दैट ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स दैट ए इज वाइफ ऑफ बी, a into b means a is brother of b and a divided by b means a is daughter of b। ठीक है, देन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो x माइनस पी प्लस वाई बोला है, तो x माइनस पी का क्या मतलब है कि x इज वाइफ ऑफ b, है ना। तो पहले जो भी लिखा है उसको लिख दो, x इज वाइफ ऑफ कौन है, वाइफ ऑफ p है ना। और p क्या है, p प्लस y है तो p इज फादर ऑफ b, है ना। तो p इज हु इज फादर ऑफ b, है ना। अब इसको बना दो जैसे हमने बनाया था ना कि P क्या है, P फादर है B का, है ना। तो P B का क्या है, फादर है, ठीक है। एंड X क्या है, X इसकी वाइफ है, तो X इसकी वाइफ है, ठीक है। तो ये इनकी स्पाउस है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, X इज मदर ऑफ Y। Y कहाँ चला गया, अच्छा X P Y है, सॉरी X यहाँ पे ये जो है ये Y है, दिस इज Y, है ना। P इज प्लस वाई का मतलब क्या था, P इज फादर ऑफ Y, है ना। तो P इज फादर ऑफ Y। तो अब क्या बोल रहा है, X इज मदर ऑफ Y। ऑब्वियसली Y के फादर P हैं और P और X आपस में मैरिड है, तो X कौन है, Y की मदर है। तो ये तो सही हो गया, तो इसका मतलब बाकी और तो कुछ बचा ही नहीं, ये सही, यही सही हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं ये सारे। अब उसी जो पीछे वाला था ना उसी से ही कंटिन्यू करके अब आगे आ रहा है ना। तो ये जो हमने ये रिलेशन जो थे A प्लस माइनस वो वही होल्ड रहेंगे, बस अब ये अलग से एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, है ना। x डिवाइडेड बाई p, तो x डिवाइड बाई p का क्या मतलब होगा कि x इज डॉटर ऑफ b, है ना। यहीं पे लिख देते हैं, x इज डॉटर ऑफ क्या था, x इज डॉटर ऑफ p, है ना। x इज डॉटर ऑफ p, ठीक है। उसके बाद p प्लस d था और प्लस y था, है ना, यही तो है। x प्लस p ये है ना, p प्लस d प्लस y। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है कि p इज a इज फादर ऑफ b, तो मतलब p इज फादर ऑफ कौन, फादर ऑफ d, हु इज फादर ऑफ पी डी और क्या था, y था, है ना, यही था ना, पी डी वाई था ना, हाँ पी डी वाई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसके, अब ये जो है इसको बना लो आप कि p इज फादर ऑफ d एंड d इज फादर ऑफ y। तो मतलब d पहले इधर आएगा, d y का फादर है ना, दिस इज फादर। और d के भी फादर कौन है, p है ना d के भी फादर कौन है, p है। और ये क्या है, x इज डॉटर ऑफ p, तो x कौन है, p की डॉटर है, तो x यहाँ पे आ जाएगा। x और d आपस में सिबलिंग्स होंगे, है ना, क्योंकि x ये डॉटर है इनकी, है ना, डॉटर। तो अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है x इज डॉटर ऑफ y, x इज डॉटर ऑफ y, x इज डॉटर ऑफ y है क्या, नहीं, x इज नॉट डॉटर ऑफ y, है ना, ये तो गलत है। दूसरा क्या है, y इज आंट ऑफ x, तो y इज कहाँ गया, y इज आंट ऑफ x, नहीं आंट भी नहीं है ना, आंट भी नहीं है, y प्लस y है ना, हाँ x इज फादर, a इज फादर ऑफ b, ठीक है, आंट भी नहीं है। तीसरा क्या है, x इज मदर ऑफ y, x y की मदर है क्या, x y की मदर है क्या, नहीं, ये तो d की बेसिकली बहन है कुल मिला के, है ना, d इनके फादर है, उनकी बहन है x, है ना, तो मम्मी थोड़ी है इनकी। और क्या बोल रहा है, x इज आंट ऑफ y, तो x इज आंट ऑफ y, ये सही है ना, x इज आंट ऑफ y, क्यों, क्योंकि इनके जो फादर हैं उनकी सिस्टर हैं ये, तो ये क्या हो गया, आंट हो गई ना इनकी, y की आंट हो गई x, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x इज आंट ऑफ y, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, a इज ब्रदर ऑफ b, है ना, क्या बोला है, a इज ब्रदर ऑफ b, तो a और b में हम सिबलिंग का वो बना देते हैं, a इज ब्रदर ऑफ b, है ना। तो a जो है b का ब्रदर है, इसका मतलब ही इज़ अ मेल, पहली बात, और ये इसका ब्रदर है,
किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है ना, ए बी का ब्रदर है। एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, तो बी भी मेल है एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, है ना, तो बी इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी, तो बी और सी भी आपस में सिबलिंग्स हैं। डी इज़ फादर ऑफ ए, डी ए के फादर हैं, डी ए के क्या हैं, फादर हैं, है ना, फादर हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट ट्रू, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं पूछा, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए इज़ ब्रदर ऑफ सी, तो ए सी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है ना, और बी किसका ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है ना, तो ये आपस में सारे सिबलिंग्स हैं ना, ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए बी सी आपस में सारे सिबलिंग्स हैं, तो इसका मतलब ए सी का भी ब्रदर है, तो पहला तो सही है इसमें, बट पूछा क्या है, इसमें पूछा है नॉट ट्रू। दूसरा क्या है, सी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, सी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि सी का हमको जेंडर नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, सी कैन बी सिस्टर ऑफ ए ऑल्सो, है ना, तो ये हम नहीं बोल सकते, ये वाला हम नहीं बोल सकते। और ए बी सी आर चिल्ड्रंस ऑफ डी, तो ए बी सी आर चिल्ड्रंस ऑफ डी, ये भी सही है। बी इज़ द सन ऑफ डी, बी इज़ द सन ऑफ डी, ये भी सही है क्योंकि बी जो है मेल है और वो डी का बेटा है ना। बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, बी इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, कैसे, क्योंकि ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, तो आपस में ए और बी आपस में ब्रदर्स हैं, है ना, तो बस एक ही ऑप्शन गलत है, दैट इज सी इज़ ब्रदर ऑफ ए। समझ में आया, तो ऑप्शन कौन सा गलत है, सी इज़ ब्रदर ऑफ ए, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि सी का हमको जेंडर नहीं पता है, ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकती है ना, तो ये नहीं पता हमको। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, है ना, इफ़ ए प्लस बी मीन्स दैट ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, एंड ए मल्टीप्लाइड बाई बी मीन्स दैट ए इज़ फादर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज़ द सन ऑफ एम। ओके, तो जो भी ये दिया हुआ है ना, जो भी ये दिया हुआ है इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले m माइनस एन दिया हुआ है ना, तो m माइनस एन, माइनस का मतलब क्या है कि a इज़ अ सिस्टर ऑफ b, m माइनस एन मतलब m इज़ सिस्टर ऑफ, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, है ना, मैं डायरेक्ट ही आपका बना रहा हूँ, m इज़ सिस्टर ऑफ n, है ना, तो m कौन है, m इज़ सिस्टर ऑफ n, तो m और n आपस में सिबलिंग्स हैं एंड शी इज़ सिस्टर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय c लिखा है, तो n और c में मल्टीप्लिकेशन है, तो c इसका क्या मतलब है कि n जो है n इज़ फादर ऑफ b एंड n इज़ फादर ऑफ c, मतलब यहाँ पे c हो जाएगा क्योंकि n और c है ना, तो n इज़ फादर ऑफ c। अब इसमें पूछा है c इज़ द सन ऑफ m, तो सन ऑफ m तो वैसे ही नहीं, अभी सही कट गया, पूरा करने का ज़रूरत ही नहीं है, n की सिस्टर है m, है ना, n की अगर सिस्टर है m और n फादर है c, तो m तो c की आंट हुई ना, सन थोड़ी हुआ, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, f माइनस सी, वट इज़ f माइनस सी, दैट f इज़ द सिस्टर ऑफ b, है ना, f जो है वो c की सिस्टर है, ठीक है, शी इज़ सिस्टर ऑफ c। उसके बाद c प्लस n है, c प्लस का मतलब क्या है, दैट c इज़ ब्रदर ऑफ b, तो c इज़ ब्रदर ऑफ n, है ना, c इज़ ब्रदर ऑफ n, ठीक है, और n इंटू m है, मतलब n इज़ फादर ऑफ b, तो n इज़ फादर ऑफ m, सॉरी n इज़ फादर ऑफ m, तो सन तो है नहीं ऑब्वियसली, जो ये इसके m के फादर हैं उनका भाई है ये c, तो c इज़ नॉट द सन ऑफ m, तो ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं, n प्लस m बोल रहा है, n प्लस m का मतलब क्या है कि n इज़ ब्रदर ऑफ m, है ना, n इज़ ब्रदर ऑफ m, ठीक है, ब्रदर ऑफ m। उसके बाद a माइनस बी मीन्स दैट a इज सिस्टर ऑफ b, m माइनस एफ का मतलब क्या हो जाएगा कि m इज सिस्टर ऑफ f, है ना, तो m जो है f की क्या है, सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है। उसके बाद f इंटू सी, मतलब f क्या है, c के फादर है बेसिकली, है ना, f इज़ फादर ऑफ c, f इज़ फादर ऑफ c। तो पूछा गया है c इज़ सन ऑफ m, तो यहाँ पे भी सन नहीं है ऑब्वियसली, इनके फादर की बहन है, तो ये आंट हो गई इनकी, है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, m इंटू एन, m इंटू एन का क्या मतलब है कि m जो है वो फादर हैं किसके, n के, है ना, m इज़ फादर ऑफ n, n माइनस सी मतलब n इज़ सिस्टर ऑफ b, मतलब n इज़ सिस्टर ऑफ c, तो n क्या है, सिस्टर है किसकी, c की, तो n और c आपस में सिबलिंग्स है, इसका मतलब m जो है c के फादर है, बट हमको c का जेंडर नहीं पता है अभी, तो हम बता नहीं सकते। c प्लस एफ का क्या मतलब है कि c इज़ ब्रदर ऑफ, मतलब c इज़ ब्रदर ऑफ f, तो नाउ अब हमको जेंडर पता चल गया कि c जो है ही इज़ ब्रदर ऑफ f, मतलब c क्या है, c लड़का होगा और ये सिबलिंग्स हैं और m इसके फादर हैं, तो c इसका m का सन होगा, है ना, समझ में आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन, करेक्ट, समझ में आ गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी मीन्स दैट a इज़ फादर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स दैट a इज़ वाइफ ऑफ b, देन g प्लस एच माइनस आई, इफ़ g प्लस एच माइनस आई ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, मतलब अगर ये दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे हम कौन सा रिलेशन बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, g प्लस एच को पहले लिख दो कि g प्लस एच का मतलब है कि g इज़ फादर ऑफ h, है ना, तो g इज़ फादर ऑफ
जी इज़ फादर ऑफ कौन, एच, है ना, जी एच का फादर है। फिर क्या है, एच माइनस आई, एच माइनस आई मीन्स दैट एच इज़ वाइफ ऑफ आई, तो एच इज़ वाइफ ऑफ, शी इज़ वाइफ ऑफ आई, मतलब ये स्पाउस है इनकी, है ना। तो अब क्या पूछा है कि जी और आई में रिलेशन क्या है, सब सारे ऑप्शन में आपको दिखेगा जी और आई के बीच में रिलेशन क्या है। तो जी और आई के बीच में क्या रिलेशन है कि आई के जो स्पाउस हैं उनके फादर हैं, तो आई के लिए जी क्या होंगे, फादर इन लॉ, है ना, आई के लिए जी क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे। तो ऑप्शन में है क्या, जी इज़ फादर इन लॉ ऑफ आई, पहला ही ऑप्शन है ना, जी इज़ फादर इन लॉ ऑफ आई, तो ये सही हो गया, है ना, समझ में आ गया, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा थोड़ा रिकैप ब्लड रिलेशंस के बारे में। अब जल्दी से हमने वो कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे एक नए कंसेप्ट के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी। अब ये वाले जो क्वेश्चन होता है डेटा सफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, इसमें आपको मतलब स्टेटमेंट्स दी रहती हैं और उसमें बताना रहता है कि किस मतलब कितनी स्टेटमेंट यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके निकाल सकते हो या स्टेटमेंट 2 को सिर्फ यूज़ करके निकाल सकते हो या दोनों चाहिए होंगी आपको आंसर तक पहुंचने के लिए। तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया होता है जैसे व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो आपको पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फिर उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स दी रहती हैं, इन्फॉर्मेशन दी रहती है, तो आपको ये बताना रहता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप बता सकते हो, क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप डिस्टेंस बता सकते हो, तो आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आ सकता है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या आपको दोनों स्टेटमेंट चाहिए, है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या चाहिए आंसर निकालने के लिए, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नीडेड, या फिर दोनों से ही आपका आंसर नहीं निकल रहा है, दैट इज डेटा इन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, ऐसा है। तो ऐसे ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये वाले जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये दीज आर एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कभी हम स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, तो हम गलत कर देते हैं जनरली, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है आंसर निकालने की, है ना। तो हमको इसमें बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन करने रहते हैं, होते क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बट हमको बहुत ही केयरफुली करने रहते हैं ताकि गलती ना हो। जब भी आप इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसको आप एक बार डबल चेक कर लो जब आपका आंसर आया है ना, एक बार डबल चेक कर लो, क्योंकि देखो हमको यार 200 में से 200 नंबर थोड़ी लाने हैं, हमको तो 66 लाने हैं पास होने के लिए, है ना। तो हम 66 कम से कम ये इंश्योर करें कि हमारे जो 66 जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। सीसैट में एक्यूरेसी का गेम है पूरा पूरा, आप भले ही 30 क्वेश्चन करो बट वो 30 क्वेश्चन एकदम सही हो तो आराम से आपके 66 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। 80 में से 30 ही करो बट उस 30 में टाइम देकर अच्छे से करो, समझ में आ रहा है, तो सीसैट आराम से क्लियर हो जाएगा। बट इसमें सिली मिस्टेक्स प्लीज़ मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं इन क्वेश्चंस में। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है और इनके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, पॉइंट एस इज 4 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी। तो पॉइंट पी कहीं मान लो, आप मान लो यहाँ पॉइंट पी है, तो यहाँ से वेस्ट पॉइंट एस इज 4 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से ईस्ट में मतलब ये वाला डायरेक्शन में 4 मीटर दूर पे कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट टी इज इन 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, तो पॉइंट एक टी है यहाँ पे जो कि नॉर्थ पे है, नॉर्थ में कितना है 2 मीटर। डायरेक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो नॉर्थ साउथ सब पता है आपको, है ना। अब क्या है, इससे आप क्यू और पी और क्यू में डिस्टेंस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि क्यू तो पता ही नहीं कहाँ पर है, तो पी और क्यू के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो अभी तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, पॉइंट क्यू इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, तो पॉइंट क्यू जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये टी अगर है तो टी के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ पर, तो पॉइंट क्यू टी के नॉर्थ वेस्ट पर है, ठीक है। क्या इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे, पता ही नहीं है टी पी क्यू से कितना दूर है, क्यू की कोई पोजीशन नहीं दी है, क्यू नॉर्थ वेस्ट में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं लंदन में भी हो सकता है ना, तो हम थोड़ी निकाल सकते हैं पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो कोई भी दोनों ही स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, के आंसर क्या हो जाएगा, इफ डेटा गिवन इन इवन नहीं है, ये गिवन है, गिवन इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट से पढ़ के भी हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 6 members P, Q, R, S, T and U in a family. How is T related to S? तो ये 6 मेंबर्स हैं, आपको ये बताना है कि T S से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो पहले हम पहली इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। S इज सन ऑफ R, तो S जो है वो R का सन है, तो R हमने यहाँ बना दिया, S यहाँ बना दिया, तो S क्या है, इसका सन है ना।
ठीक है, आर का सन है। पी एंड यू आर चाइल्ड ऑफ क्यू। जो पी है और क्यू, पी और यू, ये लोग क्या हैं, ये लोग चिल्ड्रंस हैं क्यू के, तो आपस में ये लोग सिबलिंग्स हैं, है ना। उसके बाद टी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ पी, तो पी के ग्रैंड फादर हैं टी, है ना। तो पी के ग्रैंड फादर हैं टी, मतलब तीसरी जनरेशन पे होंगे। अब क्यू के बच्चे हैं ये, तो क्यू वाइफ भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, तो फादर होंगे तो उनके फादर होंगे टी, तभी तो ग्रैंड फादर होंगे, है ना। अब इस इन्फॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो क्या टी और एस कैसे रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि क्यू और आर के बीच में तो कुछ पता ही नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, आर इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। तो आर कौन है, मदर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब मदर इन लॉ कौन होती हैं, स्पाउस की मदर, है ना। मतलब जब जिससे आप शादी करते हो उनकी मम्मी इज योर मदर इन लॉ, है ना। तो क्या बोल रहा है, आर इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब कि क्यू का जो स्पाउस होगा, है ना, क्यू के जो स्पाउस होंगे, कुछ भी होंगे मेरे को नहीं पता, उनकी आर क्या होंगी, मॉम होंगी, है ना। उनकी आर क्या होंगी, मम्मी होंगी, बेसिकली मदर होंगी, तभी तो क्यू की ये मदर इन लॉ हुई ना, समझ में आ रहा है। अब हमको ये भी पता है कि जो इसके स्पाउस हैं उनकी मदर हैं बेसिकली ये आर, है ना। और हमने क्या बोला था कि टी जो है वो इनके ग्रैंड फादर हैं, इसका मतलब, और क्यू के दो बच्चे हैं, क्यू के दो बच्चे कौन से हैं, पी और एस। हु इज़ अ फीमेल मेंबर, आर इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू एंड हु इज़ अ फीमेल मेंबर, तो क्यू कौन है, क्यू फीमेल है, इसका मतलब क्या है, क्यू जो है एस और पी की क्या है, मदर है ना। और इनके स्पाउस क्या होंगे, मेल होंगे, हस्बैंड होंगे इनके, है ना। अब बचा क्या है इसमें, आ कौन कौन सा गया, आर आ गया, क्यू आ गया, पी आ गया और एस आ गया, है ना, और टी भी है इधर, है ना, टी भी है। तो पी क्यू आर एस टी आ गया, तो हटा दो, पी क्यू आर एस टी, बचा क्या, यू बचा सिर्फ, है ना। तो यू के बारे में कुछ दिया गया, यू के बारे में कुछ नहीं दिया। अब ये क्या बोल रहा है, एस हैज़ नो ब्रदर्स, एस का कोई ब्रदर नहीं है, ठीक है। तो एक ही बचता है यहाँ पे, कौन, यू, यहाँ पे एक ही बंदा आ सकता है, दैट इज़ यू, क्योंकि सारे तो ऑक्यूपाई हो गए ना, पी क्यू आर एस टी एस ऑक्यूपाई हो गए, बचा एक पोजीशन यू, तो यू एक मेल है ना। और यू और क्यू के बच्चे हैं पी और एस, ठीक है। एस का कोई आपस में ब्रदर नहीं है, एस का कोई ब्रदर नहीं है, इसका क्या मतलब है, एस हैज़ नो ब्रदर, मतलब पी भी एक फीमेल है ना, पी भी एक फीमेल है, एस का अगर कोई ब्रदर नहीं है तो पी भी एक फीमेल है ना। और एस क्या था, एस इज सन ऑफ आर, एक मिनट, एक चीज़ गलत हो गई, सॉरी, एक चीज़ गलत हो गई, ये एस मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, दिस इज़ नॉट एस, दिस इज़ यू, पूरा क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया, फिर से करते हैं एक बार। पी क्यू आर एस टी यू इन अ फैमिली एंड हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, गलत हो गया, एक बार शुरुआत से करते हैं, है ना। एस इज सन ऑफ आर, तो आर का जो बेटा है वो एस है, ठीक है, एस इज सन ऑफ आर, ठीक है। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ ये, है ना। पी एंड यू आर चाइल्ड ऑफ क्यू, तो पी एंड यू जो हैं वो क्यू के चिल्ड्रंस हैं, तो क्यू के दो चिल्ड्रन हैं पी एंड यू, है ना, पी एंड यू। अच्छा यू यहाँ पे आ चुका है, हम लोग यू ध्यान में ही था, ध्यान में नहीं था। तो पी और क्यू आ चुके हैं, मतलब ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। टी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ पी, तो टी यहाँ पे आ जाएगा थर्ड जनरेशन में, मतलब इनके जो फादर होंगे उनके फादर होंगे पी, है ना। तो मान लो उनके फादर कुछ हैं यहाँ पे, उनके ये क्या हैं, उनके ये फादर हैं, है ना, तभी तो ग्रैंड फादर हुए। आर इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज़ अ फीमेल मेंबर, तो क्यू क्या है, क्यू एक फीमेल मेंबर है, इसका मतलब पी और क्यू की ये मदर है, कुल मिला के, है ना, मदर है। आर इज मदर इन लॉ, आर इज मदर इन लॉ कैसे होंगी, आर इज मदर इन लॉ जब ये स्पाउस की बेसिकली क्या होंगी, आर क्या होंगी, आर मदर इन लॉ इनकी कब होंगी, जब ये इसके जो स्पाउस होंगे, कोई भी जो यहाँ पे स्पाउस होगा उसकी ये मदर होंगी, है ना, उनकी ये मदर होंगी। तो आर और टी आपस में, इसका मतलब क्या है, ये लोग मैरिड हैं, ये स्पाउस हैं इसके, है ना, ये मेल है, ये फीमेल है ना। और आर क्या है, आर बेसिकली जो भी यहाँ पे होंगे उनकी मदर होंगी, है ना, उनकी ये क्या होंगी, मदर होंगी। अब इनका बेटा है एस, इसका क्या मतलब है, आर का बेटा है एस, ठीक है। तो एक ही बचता है ना, यहीं पे एस होगा, और कौन होगा, यहीं पे तो एस होगा, क्योंकि देखो ये मेल है, ये किसी से मैरिड होंगे, उनके स्पाउस के फादर होंगे, तभी टी जो है क्योंकि फादर इन लॉ होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, क्योंकि बचा ही यही है ना, पी क्यू आर टी यू तो हो गया था, पी क्यू आर टी और यू तो हो गया था, बचा एस, तो अब एस यहीं पर आएगा, है ना। तो एस हो गया इनका सन। अब आ जाएगा आंसर आपका कि टी और एस के बीच में क्या रिलेशन है ना, टी जो है वो एस के फादर है। तो दोनों स्टेटमेंट हमको चाहिए बेसिकली सॉल्व करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ़ द डेटा इन द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखो इसमें ना इन्फॉर्मेशन कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, तो
अगर आपको ऐसा लगे जैसे अभी पीछे हुआ, अगर ऐसा लगे कि कुछ गलत हो गया तो फिर से दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट कर दो, कोई इसमें कोई गलती नहीं है स्क्रैच से स्टार्ट करने की, आंसर आपका सही आना चाहिए बस, है ना। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी सन्स डज एम हैव, एम के कितने सन्स हैं ये पूछ रहा है, हमको ये बताना है। और अब इसमें स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी 2 स्टेटमेंट को देख के हम आंसर निकाल सकते हैं या फिर किसी एक से निकाल सकते हैं, या फिर कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई तो चाहिए ही होगी ऑब्वियसली। तो पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं। एन इज़ ब्रदर ऑफ जी, एन जो है वो जी का ब्रदर है ना। और ए इज सिस्टर ऑफ एन, ए एन की सिस्टर है, ठीक है, ए एन की सिस्टर है। एंड के इज़ मदर ऑफ बी, और के जो है वो क्या है, बी की मदर है, ठीक है, के बी की मदर है। तो क्या आप इससे बता सकते हो कि एम के कितने चिल्ड्रंस हैं? नहीं बता सकते, एम तो पता ही नहीं कौन है, तो इसको हटा देते हैं अभी। दूसरा क्या बोल रहा है, जी इज़ ब्रदर ऑफ बी हु इज़ सन ऑफ के। तो जी क्या बोल रहा है, जी जो है वो बी का ब्रदर है, जो हु इज़ द सन ऑफ के। तो जी इज़ ब्रदर ऑफ बी, जी इज़ ब्रदर, ये ब्रदर है इनके, है ना। जी इज़ ब्रदर ऑफ बी हु इज़ द सन ऑफ के। तो ये जो के, ये के का सन है बेसिकली, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी मतलब आपस में भाई होगा, बी भी जी का भाई होगा। अब ये होगी दूसरी स्टेटमेंट। क्या इससे आप बता सकते हो कि एम के कितने चिल्ड्रंस हैं? नहीं बता सकते। अब तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। एम इज़ मैरिड टू के। अब बता सकते हैं कि एम जो है वो के से मैरिड है, इसका मतलब एम के जी और बी सन है। अब देखो इसमें गलती पता क्या हो सकती है, गलती इसमें आपसे ये हो सकती है। अब इसमें पूछा गया ऑप्शन देखो कि इफ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 3 इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 3 तो चाहिए ही चाहिए, है ना, 3 तो चाहिए ही चाहिए। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। क्या अगर सिर्फ आपको पहली और तीसरी स्टेटमेंट पता होती तो आप निकाल सकते थे? करके देख लेते हैं। एन इज़ ब्रदर ऑफ जी, एन जी का अगर ब्रदर है ना, और ए एन की सिस्टर है, ठीक है, ए एन की सिस्टर है, और एन इज़ ब्रदर ऑफ जी, एन जी का ब्रदर है। एंड के इज़ मदर ऑफ बी, हमने ये देखा था के इज़ मदर ऑफ बी। एंड एम इज़ मैरिड टू के। तो क्या निकाल सकते हो, जी और बी के बीच में जब रिलेशन नहीं पता तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, है ना। तो मुश्किल है निकालना, है ना, नहीं नहीं निकाल सकते कुल मिला के। तो 1 and 3 से भी नहीं होगा। अब देखो 2 and 3 से हो सकता है क्या? ये 2 and 3 क्या आया था, ये था कि अगर जी बी का ब्रदर हुआ, है ना, हु इज़ सन ऑफ के एंड देन एम इज़ मैरिड टू के, तो हम बता सकते हैं कि जी और बी इसके दो बेटे होंगे, है ना। बट इसमें लोग गलती क्या करते हैं, लोग पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट को नहीं देखते हो, आप क्या करते हो, आप पहले ये देख लेते हो, फिर दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हो, जैसे हमने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन किए, और फिर तीसरी देख लेते हो, आपको लगता है अरे तीनों स्टेटमेंट से आंसर तो आ गया, तो तीनों स्टेटमेंट ज़रूरी हैं। बट ऐसा नहीं है। तीनों स्टेटमेंट ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो हमको एक तो पता नहीं है इसके कितने बेटे हैं, है ना। हमको तो बस अगर अगर आपको सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट दी होती, अगर आपको सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट दी होती तो क्या आप बता सकते थे एम के कितने बेटे हैं? ऑब्वियसली बता सकते थे। एम इज़ मैरिड टू के का बेटा है बी और बी का ब्रदर है जी, तो 2 बेटे हैं इसके, हम बता सकते थे ये। तो आंसर आ सकता था 2 और 3 से भी, बट हम मार के आएंगे ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मिस्टेक्स इसमें अवॉइड करनी है। और ये मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड करोगे? प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा कम क्वेश्चन गलत होंगे, है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेटा इन 2 and 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? दिया होगा तो चेंज हो जाएगा आंसर, बट नहीं भी दिया होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन में गलतियाँ होती हैं, मैं गलतियाँ भी इसलिए आपको बताता जाता हूँ कि क्या गलतियाँ हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। तो रो में हमें निकालना है कि कितने लोग हैं, है ना, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। सब लोग इधर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से मनोज कहाँ पर है? 10th पोजीशन पर है ना। एंड लेफ्ट हैंड ऑफ द रो एंड 6th टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, तो दीपक के ये छठे पर है, मतलब 6th टू द लेफ्ट ऑफ दीपक। अब दीपक यहाँ से कितना है हमको नहीं पता, पहली स्टेटमेंट से हमको तो नहीं पता चल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो आप आंसर नहीं कर सकते क्वेश्चन। एंड 6 टू द लेफ्ट ऑफ दीपक तो नहीं कर सकते। दूसरा क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? प्रकाश इज 14th फ्रॉम द राइट, तो अब फिर से यहाँ लेफ्ट बनाते हैं तो, और यहाँ राइट बनाते हैं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश ये क्या है? ये 14th है। कहाँ से? इधर से ये 14th पर है,
ठीक है, एक तो पता नहीं आज हैंग क्यों कर रहा है इतना। प्रकाश ये यहाँ से कितना है 14th पर है, ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड एंड 8th टू द राइट ऑफ दीपक। तो दीपक से 8th राइट पर है। अब निकाल सकते हो आप, है ना, अब निकाल सकते हो क्योंकि आपको राइट हैंड से भी पता है और लेफ्ट हैंड से भी पता है। तो हम दोनों स्टेटमेंट्स को अब एक साथ देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि जो मनोज है ही इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ से ये 10th पर है, ठीक है। क्या हो रहा है यार, ये यहाँ से ये 10th पर है ना, और ये दीपक के 6th पर है यहाँ से। तो यहाँ से ये दीपक कहाँ है, दीपक इधर है, तो दीपक के ये यहाँ पे 6th पर है, ठीक है। अब प्रकाश जो है वो 14th है फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब ये जो राइट हैंड है ये दिस इज राइट हैंड, प्रकाश इज हेयर समवेयर, यहाँ से ये 14th पर है, और दीपक के एंड 8 टू द राइट ऑफ दीपक, तो दीपक से 8th राइट पर है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ से भी पता चल गया कितने लोग हैं, यहाँ इनके बीच में कितने लोग हैं ये भी पता चल गए, इनके बीच में कितने लोग हैं ये भी पता चल गए, और यहाँ से कितने लोग हैं बीच में वो भी पता चल गया। तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में जो डेटा है वो चाहिए हमको। तो इफ डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा ई। समझ में आ गया। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट का डेटा हमको साथ में चाहिए रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। कुछ हो रहा है पता है, हैंग कर रहा है ये लैपटॉप। अभी क्या बोल रहा है, 5 पर्सन्स अंकित, आनंद, अंकुर, अनूप एंड अनवर ईच अर्न्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, हु अमंग दीज पर्सन्स अर्न सेकेंड हाइएस्ट। तो हमको निकालना है कि दूसरा सबसे ज़्यादा कौन है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली अंकुर अर्न्स मोर देन अनंत। तो सिर्फ क्या बोल रहा है, सिर्फ अंकुर जो है, ओनली अंकुर अर्न्स मोर देन अनंत अंकुर जो है वो अनंत से ज़्यादा कमाता है, सिर्फ अंकुर ही अनंत से ज़्यादा कमाता है, बाकी सब इससे कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो सेकंड हाईएस्ट है वो कौन हो गया, सेकंड हाईएस्ट अनंत हो गया, है ना। सिर्फ अंकुर ही अनंत से ज़्यादा कमाता है, बाकी सब इससे कम कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, अनंत है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। इफ डेटा इन ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक ये भी ऑप्शन है और एक ये भी है कि इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question। तो डेटा 2 भी देख लेते हैं। अनूप एंड अनवर अर्न्स लेस देन अंकित। तो अनूप जो है अंकित जो है वो इन दोनों से ज़्यादा है, किससे, अनूप और अनवर से। तो इसमें तो हम नहीं बता सकते अनूप और अनवर में कौन ज़्यादा होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ही हम बता सकते हैं, स्टेटमेंट 2 जो है उससे हम नहीं बता पाएंगे। इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement 2 alone is नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज अ कोड फॉर स्वीट कैंडी, है ना। तो ये मैंने आपको ऐसे स्टेटमेंट्स बताए कि जब ऐसे 2 स्टेटमेंट टाइप के दिए हो तो आप क्या करते हो, आप कॉमन चीज़ कंपेयर करते हो, है ना। तो अब ये देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हमको बताना है स्वीट कैंडी का कोड क्या है, ठीक है। सिर्फ पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, कैंडी चॉकलेट स्वीट इज कोडेड एज हाई नी मी, ठीक है, एंड स्वीट बाइट कैंडी इज कोडेड एज टी मिनी। तो इसमें कॉमन क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में, इसमें और जस्ट अ मिनट, इस वाली में और इस वाली में कॉमन क्या है, एक तो कैंडी कॉमन है ना, एक कैंडी कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है, स्वीट कॉमन है, स्वीट कॉमन है। तो इसका मतलब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्वीट कैंडी आ जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे और इसका कोड में कंपेयर करते हैं, हाई नी मी, और यहाँ पे क्या है, मी नी कॉमन है, दिख रहा है हमको, मी और नी कॉमन है। इसका मतलब स्वीट कैंडी क्या होगा, मी और नी, है ना, क्या होगा, सॉरी, मी और नी होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, स्वीट कैंडी का कोड क्या हो गया, मी और नी। समझ में आ गया, क्या हो गया, मी और नी। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ जाएगा, करेक्ट, स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं, ड्रिंक वाटर कैंडी एंड चॉकलेट स्वीट वाटर। तो यहाँ से स्वीट कैंडी का कोड आ सकता है क्या, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है वाटर, वाटर कॉमन है तो वाटर का कोड यहाँ से आ जाएगा। और क्या आ सकता है, ड्रिंक, कैंडी, चॉकलेट, स्वीट नहीं, स्वीट का तो हमको पता नहीं चलेगा, करेक्ट। तो यहाँ से सिर्फ वाटर का कोड आएगा। तो स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट नहीं है, बट स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 कार्स हैं C1 to C6, दे पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, विच कार स्टूड एट द फर्स्ट पोजीशन। तो पहली पोजीशन पे कौन आई हमको ये निकालना है। कितनी कार हैं, C1, C2, C3, C4, C6, C5 एंड C6। तो 6 कार्स हैं, उनमें हमको पोजीशन निकालनी कि सबसे पहले कौन आया। अब उसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। C1 फिनिश द रेस बिफोर 2 कार्स ओनली, मतलब C1 ने सिर्फ 2 कार्स के पहले फिनिश किया, मतलब जो आखिरी होगा उससे पहले और उसके पहले C1 होगा, मतलब C1 ने सिर्फ 2 कार्स के पहले ही फिनिश किया है ना। तो इसके बाद मतलब इसके 2 कार्स के बाद और कोई कार नहीं है। C3 वॉज नॉट द लास्ट वन टू फिनिश द रेस, तो यहाँ पे आखिरी में C3 नहीं है, ये पता चल गया हमको। C4 फिनिश द रेस जस्ट बिफोर C5, तो C4 जो है उसने, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा C4, तो C4 जो है उसने जस्ट C5 के पहले फिनिश किया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या पहला कौन आया, नहीं निकाल सकते। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नो अदर कार फिनिश द रेस आफ्टर C6, C6 के बाद किसी ने रेस फिनिश नहीं करी, इसका मतलब C6 लास्ट होगा, तो C6 हो गया इधर। विच फिनिश द रेस जस्ट आफ्टर C3, तो C6 ने जस्ट C3 के बाद फिनिश करी, तो C3 यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5, अब बची एक स्पेस। C2 फिनिश द रेस बिफोर C3, तो C2 ने अगर C3 के पहले फिनिश करी है ना, तो C2 इधर भी हो सकता है, C2 इधर भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, और C2 इधर भी हो सकता है, क्योंकि C4 जस्ट C5 के पहले है, तो C2 इनके बीच में हो सकता है, या फिर C2 सबसे पहला भी हो सकता है। तो क्या हम इसके भी थ्रू बता सकते हैं क्या कि कौन पहले आया, नहीं बता सकते, क्योंकि 2 पोजीशन हो जाएंगी, या तो C2 यहाँ पर हो सकता है या फिर C2 यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे होगा तो फर्स्ट C4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे होगा तो फर्स्ट C2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम दोनों स्टेटमेंट से नहीं बता सकते, समझ में आ रहा है। इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अब इसमें बच्चे गलती कैसे करते हैं पता है, जल्दी जल्दी में आप क्या पढ़ोगे, आप जल्दी जल्दी में पढ़ोगे C2 फिनिश द रेस बिफोर C3, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहीं पे लिख दोगे आप और आंसर मार के आ जाओगे। इतना जल्दी नहीं करना है, C3 के पहले C1 है, इसका मतलब लॉजिकली ये बोल रहा है कि C3 जो C2 है वो C3 के पहले उसने कभी भी फिनिश किया है, क्योंकि जस्ट बिफोर C3 के तो C1 है ना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द गिवन क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2। अब उसके बीच में हमको बताना है क्या है ना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड S, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। इसको एक बार हम यहाँ से करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम पीछे थोड़ा बनाएंगे, है ना, पीछे स्पेस है हमारे पास तो हम उस पर बना लेंगे। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S, ठीक है। Q और S के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, M इज 4 मीटर टू वेस्ट ऑफ T, तो हम बनाते हैं M यहाँ पे लिख देते हैं, M इज 4 मीटर टूवर्ड, क्या ईस्ट है वेस्ट है, वेस्ट है, T के वेस्ट पर है, तो M जो है 4 मीटर T के वेस्ट पर है, ठीक है, T के वेस्ट पर है 4 मीटर M, ठीक है। उसके बाद पॉइंट P इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ S, तो P जो है, P कहीं इधर बना देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, P इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ S, तो मतलब P जो है वो S के नॉर्थ पर है, इसका मतलब ये यहाँ पे S होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ मिनट, एक और बार कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। M यहाँ पर है वेस्ट में, 4 मीटर वेस्ट पे है T से, और जो P है, P कहीं इधर होगा, S से नॉर्थ पर कितने मीटर है यहाँ से, ये है 5 मीटर, तो ये है 5 मीटर नॉर्थ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब इससे हम निकाल सकते हैं कि Q और S के बीच में, नहीं निकाल सकते क्योंकि Q तो दिया ही नहीं है पहली स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट P इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q, तो पॉइंट P जो है दिस इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q, मतलब Q कहीं इधर होगा, Q कहीं इधर होगा, इसके 2 मीटर ईस्ट पर है ये पॉइंट, है ना, P इसके 2 मीटर ईस्ट पर है, ठीक है। पॉइंट P इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ M, पॉइंट P जो है, अच्छा ये जो है ये 2 मीटर वेस्ट ऑफ M है, मतलब M इधर होगा, तो हम क्या कर देते हैं, ये 2 मीटर वेस्ट है कहाँ पे, M के, तो M इधर होगा, 2 मीटर वेस्ट है M के, और M खुद 4 मीटर यहाँ से है T से। तो अभी हमको क्या पूछा है इसने
क्यू और एस के बीच में डिस्टेंस पूछा है, क्यू और एस के बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। अरे यार इसको मिटा देते हैं, हैंग हो रहा है लैपटॉप बहुत। तो क्यू और एस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये है ना, ये डिस्टेंस आ जाएगा किससे, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, इससे आ जाएगा। क्या हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से निकाल सकते थे ये, क्या अगर हमको सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट दी होती कि P इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q एंड P इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ M, तो हम निकाल सकते थे Q और S, नहीं निकाल सकते थे। दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी हैं इसमें, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, D कैसे दिया हुआ है, D तो गलत हो जाएगा, हम तो निकाल सकते हैं Q और S के बीच में डिस्टेंस। ये इन्होंने गलत दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर दिस इज़ रॉन्ग। हम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, यहाँ से Q और S के बीच में आराम से डिस्टेंस आ सकता है, दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस Q और S के बीच में आराम से आ सकता है। तो ये गलती से लिख गया है यहाँ पे, इसका आंसर होगा E। पॉइंट M इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ T, पॉइंट M इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ T। एक बार फिर से कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। पॉइंट P इज़ 5 मीटर वेस्ट ऑफ, पॉइंट P इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ S, तो P जो है दैट इज़ नॉर्थ ऑफ S। पॉइंट P इज़ 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q, पॉइंट P इज़ 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q, 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q एंड इज़ 2 मीटर वेस्ट ऑफ M। तो इससे तो कोई फ़र्क लेना देना है नहीं, बट 5 मीटर यहाँ नॉर्थ पे है P, और ये यहाँ से कितना मीटर है, 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q है, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा करेक्ट। तो ये तो आंसर आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ई होगा ना कि डी होगा, तो दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसमें ई। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सनस आर देयर इन अ रो इफ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ साइड, है ना। अब सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो हमको रो में नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया एक बार, है ना। तो अब देख लेते हैं, P हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो P जो है, P यहाँ पर है, ही इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका यहाँ पर है ना, इधर कोई लेफ्ट हैंड होगा, दिस इज़ L, और यहाँ पे हम मार देते हैं दिस इज़ राइट हैंड। तो यहाँ से 10th पर है P एंड इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Q, तो ये 5th है कहाँ से, Q से, लेट्स से Q इधर है कहीं पे, तो ये Q से 5th पोजीशन पर है। हु इज़ 16th फ्रॉम द राइट, तो Q जो है ही इज़ 16th फ्रॉम द राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको लेफ्ट से भी पता है कितने लोग हैं, P और Q के बीच में भी पता है कितने लोग हैं, और Q और R के बीच में भी पता है कितने लोग हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से भी हम निकाल सकते हैं कितने पर्सन हैं। अब सिर्फ स्टेटमेंट 2 से निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। 2 स्टेटमेंट क्या बोल रही है, R इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ S, तो S यहाँ पे है, R इज 7th टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट कहाँ पर है, इसका लेफ्ट इधर है, तो R हम बना देते हैं, इसको R ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, यहाँ पे S ले लेते हैं। तो R कितना है यहाँ से, R है 7th टू द लेफ्ट ऑफ S। हु इज़ 11th फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये राइट हैंड से कितना है, 11th पे है, तो ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, यहाँ से ये 11th पोजीशन पर है। एंड 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और ये जो S है ही इज़ 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये जो लेफ्ट हैंड से कितना दूर है, ये 19th है यहाँ से, तो ये आराम से आ जाएगा। हमको पता है S से लेकर लास्ट ये लेफ्ट हैंड तक टोटल 19 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 लोग हैं, तो आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 अलोन से भी आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन से भी आ जाएगा आंसर, है ना। तो क्या दिया, इफ़ द डेटा ईदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत, श्रीशांत, महेश एंड कोमल आर 4 फ्रेंड्स, हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन है। तो पहले बोल रहा है श्रीशांत इज़ हैवियर देन श्रीकांत, तो श्रीशांत जो हैं, संत लिख देते हैं इसको, तो श्रीसंत जो हैं वो हैवियर हैं श्रीकांत से, ठीक है। श्रीकांत से भी हैवियर है और कोमल से भी हैवियर है, ठीक है। जो ये संत हैं, श्रीसंत हैं, वो श्रीकांत से भी हैवियर है, कोमल से भी हैवियर है, बट लाइटर देन महेश, बट ये महेश से कम पर है, इसका मतलब महेश सबसे ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट हम स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, श्रीकांत इज़ लाइटर देन श्रीशांत, तो श्रीकांत जो हैं, जो श्री है हमारे, वो संत से लाइटर हैं, एंड महेश
महेश से भी लाइटर हैं बट हैवियर देन कोमल, बट ये कोमल से हैवियर है। तो यहाँ से तो हम ये नहीं बता सकते हैवीएस्ट कौन है, इन दोनों में से कोई भी हैवीएस्ट हो सकता है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलॉजिम्स। तो सिलॉजिम्स क्या होते हैं, इसमें हमको ऐसे दिया रहता है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स, तो सम पेन्स आर बुक्स, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमको सेट बनाने रहते हैं। तो ये देखो इस टाइप के सेट बनते हैं। अब इसका कंसेप्ट ये रहता है, इस सेट का कंसेप्ट ये रहता है कि हम ये मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर से, ये मान लो आप इसको इमेजिन अगर करना है आपको, तो आप एक ऐसे इमेजिन करो कि एक राउंड सा प्लेइंग फील्ड है। ठीक है, एक राउंड सा प्लेइंग फील्ड है, उसके अंदर हमने सारे वैसे एलिमेंट रखे हैं जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि लेट्स से देयर आर 30 पेन्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक पेन का सेट बनाया, ये जो राउंड होता है इसको हम सेट बोलते हैं, उसमें आपने सारे ये 30 पेन रख दिए, है ना। फिर मैंने बोला कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, मैंने ऐसे बोला सम पेन्स आर पेंसिल्स। तो आप क्या करोगे, आपका पहला काम होगा आप पहले पेन्स का सेट बनाओगे, है ना, फिर आप पेंसिल का सेट बनाओगे, और फिर जो इनके बीच में कॉमन पार्ट होगा दैट इज जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है। समझ में आ रहा है। हम देखते हैं इसको थोड़ा और, मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। लेट्स सी कि ये कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताता हूँ। तो मान लो ऐसे दिया है सम पेन आर पेंसिल्स, ऐसा कुछ दिया है सम पेन्स आर पेंसिल्स। तो हमारा पहला जो गो टू ऑप्शन होता है वो हम क्या करते हैं, हम पेन का सेट बनाते हैं, ऐसे गोला बनाते हैं पेन का। ठीक है, ये पेन का गोला हो गया। इसका मतलब ये होता है कि इस गोले के अंदर जितने चीज़ें हैं वो सारे पेन हैं। ठीक है, इस गोले के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो क्या हैं, पेन्स हैं, सारे पेन्स इसके अंदर ही हैं। ठीक है, अब ये इस स्टेटमेंट को हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करते हैं, सम पेन आर पेंसिल्स। तो कुछ पेन, मतलब पूरे पेन नहीं, कुछ पेन, मान लो इतना पार्ट पेन का क्या है, पेंसिल्स हैं। तो आपको पेंसिल्स का भी सेट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, यही पार्ट को आप एक्सटेंड कर दो ऐसे गोले में। तो इसको हम ये जो गोला बना रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सेट। इसको क्या बोलते हैं हम, सेट। दीज आर कॉल्ड सेट्स। सेट मतलब वो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। तो जैसे पेंसिल्स का सेट होगा, ये सिर्फ पेंसिल होगा, तो ये वाला जो है, जो ये पूरा गोला बनाया, इसके अंदर सब क्या होगा, इसके अंदर सब पेंसिल्स होंगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि कुछ पेन भी पेंसिल्स हैं, तो यही तो मतलब है, इस गोले के अंदर सारी पेंसिल्स हैं। ठीक है, इस गोले के अंदर सारे पेन हैं, बट इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे पेन है जो पेंसिल भी हैं, और ऐसी पेंसिल्स हैं जो पेन भी हैं। तो ये कॉमन चीज़ है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब होता है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं अगर आपसे यही चीज़ बोलूँ कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ये स्टेटमेंट आ जाए ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, तो उसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि सारे पेन पेंसिल हैं। तो हमारा बेसिक ऑप्शन क्या रहेगा, हम पहले पेन का सेट बनाएंगे, फिर पेंसिल का सेट बनाएंगे, और फिर हम इस स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये पेन का सेट है और ये पेंसिल का सेट है, तो हमको क्या बोल रहा है कि सारे पेन्स पेंसिल हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पेंसिल का सेट है बड़ा सा, उसी के अंदर होगा सारे पेन्स, है ना। अगर ये पेंसिल का सेट है ना, और ये पेन का सेट है, तो ये जो गोला है, ये जो पेंसिल का ग्राउंड है, इसमें इसके अंदर सारी पेंसिल्स हैं, है ना, और इस गोले के अंदर सारे पेन हैं। तो ये जो पेन के गोले के अंदर है, ये पेंसिल भी तो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पेन हैं, ये जितने पेन हैं वो सारी पेंसिल्स भी हैं, क्योंकि ये पेंसिल के अंदर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई। फिर एक होता है कि नो पेन इज पेंसिल, नो पेन्स आर, या फिर पेन इज पेंसिल। इसमें क्या होगा, आप पेन का सेट बनाओगे, है ना, और फिर आप पेंसिल का सेट बनाओगे। अब कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, इसका मतलब दोनों अलग अलग सेट हैं, मतलब पेंसिल अलग है, पेन अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया नो पेन इज अ पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये हो गए 3 बेसिक टाइप की चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी। अब हम करते थोड़े क्वेश्चंस, तो हमको समझ में आएगा कि हम इसको करते कैसे, है ना। तो ये स्टेटमेंट्स आपको दी रहती हैं, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन दिए रहते हैं कि आप क्या सर्टेनली इस चीज़ से कंक्लूड कर सकते हो, और वो हमको बताना रहता है कि क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, पहला क्या बोल रहा है, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस। मतलब हम क्या बनाएंगे, क्लॉक का सेट बनाएंगे, हम वॉचेस का सेट बनाएंगे। अब क्या बोल रहा है, सारी क्लॉक्स वॉचेस हैं। इसका मतलब जो वॉचेस का सेट होगा बड़ा सा, जो ये वॉचेस का सेट होगा, उसके अंदर आ जाएंगे सारे क्लॉक्स,
उसके अंदर सारी क्लॉक्स आ जाएंगी, है ना, इस वॉचेस के अंदर सारी क्लॉक्स आ जाएंगी, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, दिस इज क्लॉक। अब बोल रहा है सम क्लॉक्स आर अलार्म्स, तो ये क्लॉक है, और सम क्लॉक्स आर अलार्म्स का क्या मतलब है कि इसका कुछ पार्ट, मतलब क्लॉक्स का कुछ पार्ट क्या होगा, अलार्म होगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, अगर हम अलार्म का सेट बनाएं तो क्या हो जाएगा कि कुछ क्लॉक्स अलार्म्स है, मतलब ये कॉमन चीज़ है, तो ये हो जाएगा कि कुछ क्लॉक्स जो है वो अलार्म्स है। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये केस हो सकता है ना, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा, ये तो एक केस हो गया, एक केस हो गया, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई वॉचेस तो हैं हमारे पास पूरी बड़ी सी, है ना, दिस इज वॉचेस, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ये है क्लॉक्स, है ना, इसके अंदर क्लॉक्स है, और फिर अलार्म्स, सम क्लॉक्स और अलार्म्स, ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो, ऐसे भी तो सिनेरियो हो सकता है। एक में तो बाहर है ना, एक में बाहर है अलार्म्स, थोड़े बहुत बाहर हैं, और एक में पूरे अलार्म्स अंदर हैं वॉचेस के, ये भी एक केस हो सकता है। तो ऐसे आपको केसेस रिड्यूस करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या कि या तो अलार्म जो है ना, अलार्म क्लॉक का कुछ पार्ट हो और वॉचेस का भी कुछ पार्ट हो, ठीक है, इतना बड़ा सा सर्कल बनाया आपने, और फिर एक कि आपने छोटा सा सर्कल बनाया, कुछ क्लॉक्स अलार्म्स हैं बट ये सारे अलार्म्स वॉचेस के अंदर हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब इसके बेसिस पे हमको कंक्लूजन निकालना है कि क्या बोल रहा है, सम अलार्म आर वॉचेस, तो कुछ अलार्म वॉचेस हैं क्या, डेफिनेटली हैं। देखो कुछ अलार्म्स वॉचेस है, ये अलार्म्स का है ना सेट है, और ये वॉचेस का सेट है, तो कुछ अलार्म्स वॉचेस भी हैं, ये सारे ऐसी वॉचेस हैं, ये सारे ऐसे वॉचेस हैं जो अलार्म्स भी हैं, और इस केस में क्या है, इस केस में सारे ही अलार्म्स वॉचेस हैं, तो इसका मतलब कुछ अलार्म्स तो वॉचेस डेफिनेटली हैं, जो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं वही हम सही मारते हैं, तो इसका मतलब सम अलार्म्स आर डेफिनेटली वॉचेस, ये तो हम बोल ही सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल वॉचेस आर अलार्म, क्या सारी वॉचेस अलार्म है, नहीं है, बल ऐसा हो सकता है कि सारे अलार्म्स वॉचेस हों बट सारी वॉचेस अलार्म्स नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, इसके अलावा जो इस सेट के अलावा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो बाकी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, वो ना तो क्लॉक होंगे ना अलार्म होंगे, वो बस वॉचेस होंगे, है ना, तो सारी वॉचेस तो अलार्म्स है नहीं, तो इसका मतलब दूसरा गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ओनली वन फॉलोज। समझ में आ रहा है? इस टाइप से हमको चीज़ें डिड्यूस करनी होती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम पेन्स आर ग्लास। अच्छा, इसमें आपको ये मानना होता है कि ये जो भी स्टेटमेंट दिया है ना वो मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब आप बोलो कि भाई पेन ग्लास कैसे हो सकता है, तो ये सब दिमाग नहीं लगाना है, ये जो बोल रहा है उसी के बेसिस पे हमको सेट बनाना है और उसी से इन्फ्रेंस लेना है ना। तो कुछ पेन्स ग्लासेस हैं, तो हम क्या करेंगे, पेन का सेट बनाएंगे और ग्लासेस का सेट बनाएंगे और इस स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सम पेन्स आर ग्लासेस का क्या मतलब है कि पेन्स होंगे इधर, है ना, और कुछ ग्लासेस होंगे, है ना, तो ये हो गए पेन्स अपने और ये हो गए ग्लासेस, और इसके बीच में ये कॉमन हो गया, तो सम पेन्स आर ग्लासेस, है ना। ये जो कुछ पेन्स हैं वो ग्लासेस भी हैं और कुछ ग्लासेस पेन्स भी हैं, है ना, समझ में आ गया। ऑल ग्लासेस आर वॉल्स, तो ये जो सारे ग्लासेस हैं ये क्या है, वॉल्स हैं। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, एक तो जो वॉल्स हैं वो ऐसे हो, है ना, एक तो वॉल ऐसी हो कि जितने भी जो भी वॉल का सेट है, जो भी वॉल का गोला है वो पूरा ग्लास को इनकम्पास करे, मतलब ग्लास पूरा ऐसे आ जाए, बट जो वॉल है, ये जो वॉल है वो कुछ पार्ट पे ही इंटरसेक्ट करे पेन्स के, तो मतलब कुछ पेन्स वॉल्स हों, एक तो ये केस हो जाएगा। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है केस कि सारे, मतलब ये बहुत बड़ा सा हो, है ना, ऐसी वॉल हो, बहुत बड़ी से बड़ा सा सेट हो और इसमें सारे आ जाए, मतलब ग्लास भी पूरा आ जाए और पेन्स भी पूरा आ जाए, ठीक है। तो इस केस में भी सारे ग्लासेस वॉल्स होंगे, ठीक है। दोनों ही केसेस में ऑल ग्लास आर वॉल्स, बट दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, समझ में आ रहा है। एक में क्या है, पेन्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा है, एक में क्या है, पेन्स पूरा आ गया इसके अंदर, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं हम, सम वॉल आर पेन्स, तो पहला केस जो था इसमें सम वॉल्स आर पेन्स डेफिनेटली, और जो दूसरा केस था उसमें सारे पेन्स वॉल्स हैं, तो ये तो हम डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं कि सम पेन्स आर वॉल्स, ये तो हम डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो आप। तो सम पेन्स आर वॉल्स तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। सम वॉल आर ग्लास, कुछ वॉल ग्लास हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं सम वॉल्स आर ग्लास, यस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वॉल के अंदर ही तो ग्लास आ रहा है, वॉल के अंदर ग्लास आ रहा है, दिस इज वॉल, दिस इज ग्लास। तो ये जो बाकी बचे हैं इनको छोड़ के बाकी ये जो यहाँ पे होंगे वो तो ग्लास होंगे ना, तो सम वॉल्स आर ग्लास, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, नो सिटीज आर कंट्रीज, कोई भी सिटी कंट्री नहीं है, तो सिटी अलग बना देते हैं हम और कंट्री अलग बना देते हैं, है ना। तो कोई भी सिटी कंट्री नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग सेट हैं।
नो कंट्रीज आर विलेजेस, कोई भी कंट्रीज विलेजेस नहीं है। तो या तो विलेजेस ऐसे होगा, है ना, या तो विलेजेस एकदम अलग सेट होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि विलेजेस यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई ऐसे हो, सारे विलेजेस के अंदर सिटीज़ हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट कंट्रीज से अलग है, समझ में आ रहा है ना, कंट्रीज से अलग है। तो अब इसके बेसिस पे हमको कंक्लूजन निकालना है। सम कंट्रीज आर सिटीज़, ये तो गलत ही है क्योंकि सिटीज़ और कंट्रीज तो अलग अलग हैं। नो सिटीज़ आर कंट्रीज, तो सम कंट्रीज सिटीज़ कैसे हो सकती हैं, तो ये भी गलत हो गया। पहला नो विलेजेस आर सिटी, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि विलेजेस कंट्रीज तो नहीं है बट विलेजेस सिटी हो सकती है ना, तो ये भी हम नहीं बोल सकते। तो क्या हो गया, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो गया, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ऑल कप्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स। तो ऑल कप्स आर पेंसिल्स, तो पहले हम कप्स बना देते हैं, ये हो गए हमारे कप्स। ये सारे कप्स पेंसिल्स हैं, मतलब पेंसिल इसके बाहर पे होगा, पेंसिल का जो सेट होगा वो उसके बाहर पर होगा, है ना, तो ये पेंसिल हो गया। मतलब पेंसिल के अंदर सारे कप्स आ रहे हैं, तो सारे कप्स पेंसिल्स हो गए। और इसका ये भी मतलब है कि सम पेंसिल्स आर कप्स, है ना, इसका ये भी मतलब है। समझ में आ रहा है ना। ये जो गोला हम बनाते हैं ना, इसके ये गोला आप ऐसे इमेजिन करो कि एक फुटबॉल फील्ड है, बड़ा सा सर्कुलर क्रिकेट का फील्ड है मान लो, उसके अंदर ये सारे पेंसिल्स पड़े हैं, है ना। और ये मान लो कि पिच जो है ना, पिच के साइड एक गोला हमने बना दिया जो 30 यार्ड सर्कल होता है ना, वहाँ पे सारे कप्स पड़े हैं। तो इसका मतलब वो जो बड़ा ग्राउंड है उसके अंदर सारे कप्स आ गए ना, है ना। बट जो उस 30 यार्ड के अंदर प्लेयर्स नहीं खड़े होते हैं, जो प्लेयर यहाँ खड़ा होता है, जो प्लेयर यहाँ खड़ा होता है, उसको हम कप्स नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पेंसिल ही बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो उस टाइप से इमेजिन किया करो, कभी भी ऐसे ही चीज़ें क्वेश्चन करना हो तो आप एक क्रिकेट फील्ड को इमेजिन कर लिया करो और ये माना करो कि इस क्रिकेट फील्ड के अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, सम पेंसिल्स आर पेन्स, कुछ पेंसिल्स पेन हैं, कुछ पेंसिल्स पेन्स हैं। तो कैसे हो सकता है कुछ पेंसिल्स पेन, या तो ये सारे जो पेन्स हैं कुछ पेंसिल्स पेन्स हैं, मतलब क्या है इसका कि कुछ ही पेंसिल्स पेन है। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो ये पेन है वो बाहर से आए और यहाँ इंटरसेक्ट कर जाए तो कुछ पेंसिल्स पेन हो जाएंगे, एक तो ये केस हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है केस जिसमें ये पेंसिल वाला जो है वो अंदर कप से इंटरसेक्ट करे, ये भी हो सकता है एक केस पेन का। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्या सारे पेन अंदर आ सकते हैं, क्या सारे पेन अंदर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कि सारे जो पेन है वो अंदर आ जाए। इस केस में क्या होगा, सम पेंसिल्स आर पेन्स, डेफिनेटली ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी एक केस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके अंदर आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको कप्स को इनकम्पास करे सारा का सारा, है ना। ये जो सारे पेन्स हैं वो इतना लंबे हों कि इन कप्स को इनकम्पास करें, मतलब कप्स भी इसके अंदर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में भी सम पेंसिल्स आर पेन, सॉरी, इस केस में भी सम पेंसिल्स आर पेन्स, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, सम पेंसिल्स आर कप्स, कुछ पेंसिल्स कप्स हैं, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है ना, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। इस केस में भी सम पेंसिल्स आर पेन्स, इस केस में भी सम पेंसिल्स आर पेन्स, और ये वाले केस में भी सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है। अच्छा, बट इसमें कप्स की बात कर रहा है, नॉट पेंसिल्स की, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सम पेंसिल्स आर कप्स बोल रहा है, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है ना, क्योंकि कप्स जो हैं वो सारे पेंसिल्स के अंदर है, तो कुछ पेंसिल्स कप्स तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि कप्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहला सही है। नो पेंसिल्स आर कप्स, कोई भी पेंसिल कप नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये वाला केस देखो आप, इस केस में इससे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ पेन्स कप्स हो सकते हैं, बट इसमें क्या बोल रहा है, नो पेंसिल्स आर कप्स, मतलब कोई भी पेंसिल कप नहीं है। ये तो गलत है ना, हमने ऊपर वाला ही बोल दिया कि सम पेंसिल्स आर कप्स, कुछ पेंसिल्स अगर कप्स हैं तो कैसे ही कोई पेंसिल कप नहीं हो सकता है, तो इन दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है, सम कप्स आर पेन्स, ये कप्स हैं और ये पेन्स हैं जो ये हम बना रहे थे, सम कप्स आर पेन्स, ऐसा हो सकता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हम वही चीज़ मारते हैं जो ज़रूरी हो, जो डेफिनेटली ट्रू हो, तो थर्ड भी हम डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, एक आध केसेस में ट्रू है बट डेफिनेटली ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। समझ में आ रहा है, ओनली वन फॉलोज। आगे बढ़े, अब ये क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, तो सारे फ्रूट्स लीव्स हैं, तो हम फ्रूट्स का बना देते हैं, दिस इज आर फ्रूट्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे लीव्स हैं, तो लीव्स के अंदर आएंगे ये सारे, है ना, ऐसे बना दिया हमने लीव्स। इसका मतलब ये भी हो गया कि कुछ लीव्स फ्रूट्स हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना, कुछ लीव्स फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जितनी भी लीव्स होंगी वो फ्रूट्स नहीं होंगी, है ना, बट सारे फ्रूट्स लीव्स हैं, मतलब ये सारे लीव्स के अंदर आए तो सारे फ्रूट्स लीव्स हैं। ठीक है, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, कुछ फ्रूट्स क्या हैं, ग्रेप्स हैं। तो अब या तो इसमें ऐसा हो सकता है ग्रेप्स में कि या तो ये ऐसा हो ग्रेप का स्ट्रक्चर, है ना,
तो इसमें क्या होगा कि सारे ग्रेप्स लीव्स होंगे, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रेप्स का स्ट्रक्चर बाहर से आए, है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा, कुछ ग्रेप्स जो होंगे वो फ्रूट्स का पार्ट होंगे। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि डेफिनेटली ट्रू क्या है इन दोनों में से। तो सम लीव्स आर ग्रेप्स, कुछ लीव्स ग्रेप्स हैं, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। इस केस में भी सम लीव्स आर ग्रेप्स, इस केस में भी सम लीव्स आर ग्रेप्स, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे तो पूरा ये वाला पार्ट, सम लीव्स आर ग्रेप्स डेफिनेटली ट्रू है, तो पहला सही है। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, सारे ग्रेप्स फ्रूट्स हैं, तो ये तो गलत है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, सारे ग्रेप्स फ्रूट्स तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ये गलत हो गया, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो रिंग्स आर बैंगल्स, ऑल गोल्ड्स आर रिंग्स, तो कोई भी रिंग बैंगल नहीं है, मतलब रिंग अगर हम इधर बनाएं तो बैंगल हमको इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिंग जो है वो बैंगल नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग सेट हैं पूरे। उसके बाद ऑल गोल्ड आर रिंग्स, तो जितना भी गोल्ड है वो सारे रिंग्स हैं, मतलब कि हमको रिंग थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो रिंग ऐसे हो गया, है ना, दिस इज रिंग, दिस इज बैंगल्स एंड ऑल गोल्ड, जितना भी गोल्ड है वो सारा क्या है, वो रिंग है, यही बोला ना, ऑल गोल्ड इज रिंग, मतलब कुछ रिंग गोल्ड होंगी। ठीक है, ऑल गोल्ड आर रिंग मतलब गोल्ड का सेट अंदर आएगा रिंग के। अब ये क्या बोल रहा है, नो बैंगल्स आर गोल्ड, नो बैंगल्स आर गोल्ड, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, नो बैंगल्स आर गोल्ड, क्योंकि अगर कोई भी बैंगल गोल्ड होगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा रिंग को और फिर कुछ रिंग्स बैंगल्स हो जाएंगी, तो ये तो बोल रहा है पहले में कि नो रिंग्स आर बैंगल्स, तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा, पहला तो सही हो गया कि नो बैंगल्स आर गोल्ड, दिस इज करेक्ट। सम रिंग्स आर गोल्ड, तो ये सही है क्योंकि सारा गोल्ड रिंग है, तो ये रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो सम रिंग्स आर गोल्ड डेफिनेटली ट्रू है, तो बोथ कंक्लूजन्स विल फॉलो। समझ में आ गया? अब ये एप्पल्स और बनानास वाला देखते हैं क्वेश्चन। ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो सारे एप्पल्स बनानास हैं, क्या मतलब है, एप्पल्स का अगर ये सेट है तो बनाना का कहाँ सेट होगा, बनाना का ये ऊपर बड़ा वाला होगा, है ना, दिस इज बनाना एंड दिस इज एप्पल। ठीक है, नो बनाना इज अ मैंगो, कोई भी बनाना मैंगो नहीं है, मतलब मैंगो अलग होगा, मैंगो इधर होगा, कोई भी बनाना मैंगो नहीं है। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, अब कुछ मैंगोज ऑरेंजेस हैं, तो या तो ऑरेंजेस अलग से हो सकते हैं इस टाइप से, या फिर इससे इंटरसेक्ट करते हुए भी हो सकते हैं, पूरा इससे इंटरसेक्ट करते हुए भी हो सकते हैं मैंगोज, या फिर नॉर्मल इन दोनों में इंटरसेक्शन भी हो सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, ऑरेंजेस ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे ऑरेंजेस कभी बनानास हो सकते हैं, आप बताओ मेरे को। इस केस में, इस केस में और इस केस में, तीनों ही केसेस में सारे ऑरेंजेस बनानास तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ऑरेंजेस मैंगोज हैं और कोई भी बनाना मैंगो नहीं है। इसका मतलब कि अगर ये सारे ऑरेंजेस बनाना हो गए तो कुछ जो मैंगो हैं, जो जो ऐसे ऑरेंजेस हैं जो मैंगो भी हैं, वो भी बनाना हो जाएंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी बनाना मैंगो नहीं है, तो पहला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगोज एप्पल्स हैं, तो ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो हम डेफिनेटली इसको ट्रू नहीं बोल सकते, तो दिस इज रॉन्ग, तो ओनली वन फॉलोज। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखें, ऑल टीचर्स आर सर, सारे टीचर्स क्या हैं, सर हैं, तो ऑल टीचर्स आर सर, तो सर और टीचर हम अलग अलग बना देते हैं, ऑल टीचर्स आर सर, तो सर हम बड़ा सा बना देते हैं थोड़ा, है ना, दिस इज सर, ये सर का सेट हो गया, और ऑल टीचर्स ये हो गया टीचर्स का सेट। ठीक है, तो सारे टीचर्स सर हैं, नो टीचर इज़ अ स्टूडेंट, कोई भी टीचर स्टूडेंट नहीं है, तो या तो स्टूडेंट इधर हो सकता है ऐसे, या फिर इधर भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना, ऐसे हो सकता है, इससे बस इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे अंदर भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं सारे, ये भी हो सकता है एक ऑप्शन स्टूडेंट का, है ना, ये भी हो सकता है स्टूडेंट का, ये भी हो सकता है स्टूडेंट का। सम स्टूडेंट्स आर वीक, कुछ स्टूडेंट्स वीक हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स अगर वीक हैं तो या तो ऐसे हो सकता है ये वीक वाले इधर हो, दिस इज़ वीक, दिस इज स्टूडेंट, या फिर ऐसे हो सकता है ये इससे इंटरसेक्ट करे, है ना, तो ये वीक इधर हो जाएगा, या फिर इस केस में क्या है, सम स्टूडेंट्स आर वीक, तो यहाँ पे भी हो सकता है, सम स्टूडेंट्स आर वीक में कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस टाइप से भी हो सकता है, सम स्टूडेंट्स आर वीक, ये भी हो सकता है ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें, बट डेफिनेटली ट्रू कौन सा होगा वो हमको मारना है। ऑल वीक बीइंग टीचर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे वीक टीचर हों, ऐसा हो सकता है क्या, सारे वीक टीचर हों, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कुछ वीक
जो है वो स्टूडेंट्स हैं हमेशा, और कोई भी टीचर स्टूडेंट नहीं है। तो सारे वीक तो कभी टीचर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे वीक टीचर हुए तो कुछ स्टूडेंट्स भी टीचर हो जाएंगे, मतलब कुछ टीचर्स भी स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते। तो पहला तो गलत हो गया कि ऑल वीक टीचर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल वीक बीइंग सर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे वीक, ये देखो सारे वीक सर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सारे वीक सर, है ना। ये वाला केस हमने देखा था कि सर के अंदर सारे जो, अच्छा ये तो स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ तो अगर सर के अंदर सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं तो वीक भी आ सकते हैं सारे, है ना। ये वाला केस देखो जिसमें ये सारे सर हैं, है ना, यहाँ पे टीचर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे वीक लोग हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये वीक लोग हैं, ये टीचर है, और बाहर वाला क्या है, ये सर है। तो इस केस में भी सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ऑल टीचर्स आर सर, सारे टीचर सर हैं। नो टीचर इज अ स्टूडेंट, नो टीचर इज अ स्टूडेंट, एंड सम स्टूडेंट्स आर वीक, तो सम स्टूडेंट्स आर वीक, ठीक है। तो सारे वीक जो स्टूडेंट्स हैं वो सर होंगे, करेक्ट। तो ये हो सकता है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल अपार्टमेंट आर हट्स, तो सारे अपार्टमेंट क्या हैं, हट्स हैं। तो अपार्टमेंट हम बना देते हैं सारे, ये हो गए अपार्टमेंट, और इसके ऊपर बना देते हैं हम हट। दिस इज द सेट ऑफ हट, ये हट का सेट है, ये अपार्टमेंट का सेट है। अब क्या बोल रहा है ये, नो हट इज अ बिल्डिंग, कोई भी हट बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग बाहर होगी, दिस इज बिल्डिंग। ऑल बिल्डिंग्स आर कॉटेजेस, तो ये सारी बिल्डिंग्स कॉटेजेस हैं। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई ऐसा हो, ये से इंटरसेक्ट करके आ रहा हूँ, इस टाइप से हो सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉटेजेस ये हों, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉटेजेस सारे ही हों, पूरा सारे कॉटेजेस के अंदर हो, तो भी उस केस में सारी बिल्डिंग जो हैं वो कॉटेजेस होंगी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर से इंटरसेक्ट करता हुआ जाए, किससे, इधर से, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कॉटेज आने की, बट हमको सबसे श्योरिटी वाले ऑप्शन मारने हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, कोई भी अपार्टमेंट कॉटेज नहीं है। क्या हम ये सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि इस केस में, ये वाला जो केस है, इसमें कुछ अपार्टमेंट कॉटेजेस हो जाएंगे, है ना। तो ये गलत हो गया। सम बिल्डिंग्स बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सम बिल्डिंग बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारे अपार्टमेंट हट्स हैं और कोई भी हट बिल्डिंग नहीं है। तो अगर कोई भी बिल्डिंग कुछ अपार्टमेंट होते हैं तो वो हट भी होंगे, तो ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है। तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज, समझ में आ गया। बस आपको गोले बनाने और कुछ नहीं करना है ना सब में। अभी क्या बोल रहा है, ऑल किंग्स आर बेगर्स, तो सारे किंग्स बेगर्स हैं, तो किंग्स बना देते हैं, ये हो गए किंग्स। दीज ऑल आर बेगर्स, मतलब बेगर्स होगा बाहर वाला, है ना, ये हो गए बेगर्स, ठीक है। सारे किंग क्या हैं, बेगर्स हैं। ऑल बेगर्स आर लेबरर्स, तो ये सारे बेगर्स लेबरर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लेबरर्स, इसके बाहर आ जाएगा, है ना, ये हो गए लेबरर्स। ऑल लेबरर्स आर पीपल्स, तो ये सारे लेबरर्स पीपल के अंदर हैं, लोगों के अंदर हैं, तो इसके बाहर सेट आ जाएगा, है ना। तो ये हो गए पीपल, ये हो गए पीपल, ये हो गए लेबर, और ये कौन था, ये बेगर थे और ये किंग था, है ना। तो सब एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन, सम पीपल आर किंग्स, तो कुछ पीपल किंग्स हैं डेफिनेटली, है ना, कुछ पीपल किंग्स हैं, तो ये किंग्स पीपल के अंदर ही आ रहे हैं, तो कुछ पीपल किंग्स हैं, डेफिनेटली ट्रू है। नो लेबर इज अ किंग, ऐसा तो नहीं है, कुछ लेबर किंग्स हैं, क्योंकि किंग लेबर के अंदर आ रहा है ना, तो कुछ लेबर तो किंग्स होंगे, तो ये गलत हो गया। ऑल किंग्स आर लेबरर्स, सारे किंग्स लेबरर्स हैं, डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि ये लेबरर्स के अंदर आ रहा है सेट। ऑल किंग्स आर लेबरर्स, डेफिनेटली ट्रू, तो ये सही हो जाएगा। ऑल लेबर्स आर किंग्स, ऑल लेबरर्स आर किंग्स, तो ये तो गलत है, कुछ लेबरर्स किंग्स हैं बस, है ना। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, तो 1 और 3 इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा 1 और 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स, तो आर्टिस्ट बना देते हैं, फिर पेंटर्स बना देते हैं, तो ये हो गए आर्टिस्ट, ये हो गए पेंटर्स। ऑल एक्टर्स आर जेंटल, और उसके बाद ऑल जेंटल आर पेंटर्स, सारे जेंटल जो है वो पेंटर्स हैं, इसका मतलब पेंटर हमको बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा, तो पेंटर हम पहले बना देते हैं, पेंटर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना। ये है पेंटर का सेट। अब क्या बोल रहा है, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स, तो आर्टिस्ट हम इधर बना देते हैं, दिस इज द आर्टिस्ट। एक्टर्स आर जेंटल, एक्टर्स और जेंटल, एंड ऑल जेंटल्स आर पेंटर्स, तो जेंटल इधर होगा। अच्छा, ऑल जेंटल्स आर पेंटर्स, तो एक ऐसा भी हो सकता है केस कि जो जेंटल हो वो इधर हो, है ना, और एक ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर हो, है ना, जेंटल्स इधर हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक केस,
ठीक है। और इनफैक्ट ये सारा वो करते हुए भी हो सकता है, ऐसा भी एक केस हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी के लिए मानते हैं कि ऑल जेंटल्स आर केंटर्स, ये वाला स्टेट मानते हैं। ऑल एक्टर्स आर जेंटल, तो सारे एक्टर्स जेंटल है, मतलब एक्टर इसके अंदर आएगा, है ना। जो भी एक्टर है वो जेंटल है, तो ये एक्टर इसके अंदर आ जाएगा। अब हमको बताना है कि क्या डेफिनेटली ट्रू होगा। तो पहला क्या बोल रहा है, नो आर्टिस्ट इज अ एक्टर। नो आर्टिस्ट इज अ एक्टर, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नो आर्टिस्ट इज अ एक्टर। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है कि जेंटल बाहर है और आपके आर्टिस्ट अंदर है, तो इस केस में हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट एक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो पहला इज रॉन्ग। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल पेंटर्स आर एक्टर्स, तो सारे पेंटर्स एक्टर्स हैं। ऑल पेंटर्स आर एक्टर्स नहीं, सम पेंटर्स आर एक्टर्स, नॉट ऑल पेंटर्स, तो ये भी गलत हो गया। सम जेंटल्स आर नॉट एक्टर्स, कुछ जेंटल्स एक्टर्स नहीं है, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, क्योंकि जेंटल बाहर है, एक्टर अंदर है। तो कुछ एक्टर्स जो हैं वो जेंटल नहीं है, ये वाले जो बाहर के पार्ट हैं ये ऐसे जेंटल हैं जो एक्टर्स नहीं है। तो सम जेंटल्स आर नॉट एक्टर्स, ये सही है। सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, कुछ आर्टिस्ट जेंटल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, कि कुछ आर्टिस्ट जेंटल ना हो, डेफिनेटली ट्रू है ना। क्योंकि इस केस में, एक मिनट रुक जाओ, सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, कुछ आर्टिस्ट जेंटल नहीं है। तो ये जो पहला वाला केस है उसमें आप देखोगे कि सारे आर्टिस्ट जेंटल हो रहे हैं, तो एक केस है जो उसको डिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 फॉलोज। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या हमारा? सम जेंटल आर नॉट एक्टर्स, थर्ड तो सही है, सम जेंटल्स आर नॉट एक्टर्स, कुछ जेंटल्स एक्टर्स नहीं है, थर्ड इज करेक्ट। सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, कुछ आर्टिस्ट जो है वो जेंटल नहीं है, कुछ आर्टिस्ट जेंटल नहीं है। इस केस में सारे आर्टिस्ट जेंटल हैं, इस केस में कुछ आर्टिस्ट जेंटल नहीं है ना, और इस केस में तो कोई भी आर्टिस्ट जेंटल नहीं है। बट पहला केस जो है जिसमें सारे आर्टिस्ट जेंटल हैं, सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, ये हो गए सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल। एक बार और करते हैं अच्छे से। ये हो गया पेंटर का सेट, है ना, दिस इज पेंटर का सेट। पेंटर के सेट में हमने क्या किया, पेंटर के सेट में हमने आर्टिस्ट बनाए पहले, तो ये हो गए हमारे आर्टिस्ट। अब क्या बोल रहा है, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स, ठीक है। ऑल एक्टर्स आर जेंटल एंड ऑल जेंटल्स आर पेंटर्स, तो ऑल जेंटल्स आर पेंटर्स में एक ये हो सकता है, एक ये जेंटल का केस हो सकता है जिसमें सारे आर्टिस्ट जेंटल हो, है ना, ऐसा हो सकता है। सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। इस केस में ऐसा हो सकता है कि ऑल जेंटल, ऑल एक्टर्स आर जेंटल, तो जेंटल एक तो ये हो सकता है जेंटल, और एक ये केस हो सकता है जेंटल का, है ना। और क्या हो सकता है, और एक ये केस हो सकता है जेंटल का। तो इन तीनों केसेस में, एक में सारे आर्टिस्ट जेंटल हैं, एक में सारे आर्टिस्ट जेंटल हैं, ठीक है। और एक में क्या है, कुछ आर्टिस्ट जेंटल नहीं है, सम आर्टिस्ट आर जेंटल एंड सम आर नॉट, ऐसा भी हो सकता है। और एक में सारे ही आर्टिस्ट जेंटल नहीं है। बट ये बोलना नेसेसरली कि सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, ये गलत हो जाएगा। ये बोलना कि सम आर्टिस्ट आर नॉट जेंटल, ये हम श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे जेंटल, अगर ये वाला केस होता है जिसमें सारे जेंटल जो हैं बाहर हों, इस केस में भी ऑल जेंटल्स आर पेंटर्स एंड ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर्स एंड ऑल एक्टर्स विल बी जेंटल, अगर एक्टर्स इसके अंदर आ जाए, है ना। तो ये केस, इस केस में सारे आर्टिस्ट जो हैं वो जेंटल हो जाएंगे, तो एक भी केस इसको डिफाई करता है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता। तो ये आंसर दिया है आपका गलत, यहाँ पे आंसर होगा डी एंड नॉट ए, है ना, आंसर होगा डी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम गर्ल्स आर बॉयज़, तो कुछ गर्ल्स बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स बना देते हैं पहले। तो ये गर्ल्स हो गए हमारे और ये बॉयज़ हो गए, है ना। तो कुछ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ हैं, ये वाले गर्ल्स ऐसे हैं जो बॉयज़ हैं। सम सिस्टर्स आर ब्रदर्स, अब ये अलग ही इन्फॉर्मेशन है कि सिस्टर और ब्रदर जो हैं वो, ये सिस्टर अगर है और ये ब्रदर है, तो सम सिस्टर्स आर ब्रदर्स। ऑल मदर्स आर गर्ल्स, तो सारी मदर्स गर्ल्स हैं, तो कैसे हो सकता है? एक मिनट, ऑल मदर्स आर गर्ल्स, तो हमको बड़ा सेट बनाना पड़ेगा थोड़ा।
हम ऐसे करते हैं, हम ये गर्ल्स का बना देते हैं सेट, हम ऐसे बना देते हैं गर्ल्स का सेट, और यहाँ पे हम बना देते हैं बॉयज़ का सेट, ठीक है। ये हो गए गर्ल्स हमारे, दिस इज़ गर्ल्स एंड दिस इज़ बॉयज़। तो सम गर्ल्स आर बॉयज़, उसके बाद ऑल मदर्स आर गर्ल्स। तो ऑल मदर्स आर गर्ल्स कैसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है यहाँ पे हो, है ना, एक ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मदर्स। तो दो केस हो सकते हैं मदर्स के। ऑल ब्रदर्स आर मदर्स, तो सारे मदर्स जो, सारे ब्रदर्स जो हैं वो मदर्स हैं, तो ब्रदर्स अंदर आ जाएंगे, ये हो गए ब्रदर्स। और हमको ये दिया गया है कि सम सिस्टर्स आर ब्रदर्स, तो कुछ सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है, कुछ सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, तो ये भी हो सकता है ना। ये हो गए सिस्टर, सम सिस्टर्स आर ब्रदर्स। तो कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, सम बॉयज़ आर ब्रदर्स। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, इस केस में नहीं है, देखो सम बॉयज़ आर ब्रदर्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो पहला गलत हो गया। सम गर्ल्स आर सिस्टर्स, कुछ गर्ल्स सिस्टर हो सकती हैं क्या, डेफिनेटली सम गर्ल्स आर सिस्टर, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, सम गर्ल्स आर सिस्टर, सम गर्ल्स आर सिस्टर, ये सही हो गया। सम मदर्स आर सिस्टर्स, कुछ मदर्स सिस्टर्स हो, ऐसा भी होगा, डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि सारे ब्रदर्स मदर हैं और कुछ मदर्स जो हैं, कुछ ब्रदर्स जो हैं वो सिस्टर हैं, तो कुछ मदर्स तो डेफिनेटली सिस्टर हो सकती हैं, तो ये भी ट्रू है। सम बॉयज़ आर सिस्टर्स, कुछ बॉयज़ सिस्टर्स हैं क्या, ये हम डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्या हो जाएगा 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, तो जितनी भी बुकलेट्स हैं वो सारे क्या हैं, पैकेट्स हैं, तो बुकलेट्स हम बना देते हैं, ये हो गए बुकलेट्स। ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, तो पैकेट्स कहाँ हो जाएंगे, पैकेट्स बाहर हो जाएंगे, ठीक है, दिस इज पैकेट। ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, ऑल पैकेट्स आर बॉटल्स, सारी पैकेट्स क्या हैं, बॉटल, एक मिनट, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स एंड ऑल पैकेट्स आर बॉटल्स, तो बॉटल्स इसके बाहर आ जाएंगे, है ना, बॉटल्स इसके बाहर आ जाएगा इस टाइप से। गड़बड़ी हो गया, ये हो गया बुकलेट, है ना, ये हो गया पैकेट, ठीक है, और इसके बाहर हो गया बॉटल्स। ये आप बना लेना अपने उस पर, है ना, बन नहीं रहा मुझसे यहाँ पे। सम बॉटल्स आर कैंस, फिर से बनाना पड़ेगा, अब इस बार ना छोटा बनाते, रुक जाओ। ये हो गए आपके बुकलेट्स, ये हो गए आपके पैकेट्स, है ना, और ये हो गए आपके बॉटल्स, तो इसको हम लिख देते हैं बॉटल। ये हो गया आपके क्या, ये हो गए पैकेट्स, और ये क्या हो गए बुकलेट्स। और सम बॉटल्स आर कैंस, कुछ बॉटल्स कैंस हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है, कुछ बॉटल्स कैंस इस टाइप से हो सकता है ना, या फिर ये सारे कैंस इसके अंदर भी आ सकते हैं, तो उस केस में भी, इस केस में भी सारे कुछ बॉटल्स कैंस होंगे। सम कैंस आर पिक्चर्स, सम कैंस आर पिक्चर्स, तो ये भी हो सकता है, पिक्चर्स यहाँ हो सकते हैं, है ना, या फिर पिक्चर इधर भी हो सकता है ना, ये भी एक केस हो सकता है पिक्चर का। तो क्या बोल रहा है, सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, सम पिक्चर्स आर बॉटल्स, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है ना, तो ये डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है, पहला गलत हो गया। सम कैंस आर पैकेट्स, कुछ कैंस जो हैं वो पैकेट्स हों, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कैंस का हमने बनाया है ना, तो ऐसा भी हो सकता है ये इसको इंटरसेक्ट करे, ऐसा हो सकता है ये इसको इंटरसेक्ट ना करे, तो हम डेफिनेटली ट्रू तो नहीं बोल सकते इसको, तो ये भी गलत हो गया। सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, तो ऐसा डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि बुकलेट्स बॉटल्स के अंदर आ रही है, तो सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, तो ओनली 3 फॉलोज। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये थे हमारे सिलॉजिम्स के क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। प्रैक्टिस इसकी करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि कंक्लूजन डिराइव करने में दिक्कत ना हो, जितने वेरिएशन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ना। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड टेक